बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम में सलमान हैदर। अजीम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरब में मौजूद है और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी उनके हमरा है। लेकिन आज काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया कि इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया है। और खबरें तो पहले थी कि इसहाक़ डार डिप्टी वज़ीर आज़म बनेंगे, इसीलिए इस मरतबा उन्हें वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया गया। और इसहाक़ डार नवाज शरीफ के भी बहुत खास हैं, लेकिन खबरें किसी और किस्म की भी आ रही हैं, ये कुछ और लोगों के भी खास हैं। डेफिनेटली प्रोग्राम में डिस्कस करना है। और इसके अलावा कल बानी पीटीआई ने सियासी जमात और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था, जिसकी बाकायदा कन्फर्मेशन शिबली फराज साहब ने भी की थी। लेकिन तहरीक इंसाफ इस हवाले से उनकी दीगर क़यादत है वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि मुज़ाकरात हुकूमत से करने हैं या इस्टेब्लिशमेंट से करने, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहरियार आफरीदी पहले कह चुके कि हम मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तला रऊफ हुसैन का भी यही कहना है कि ताकत का मंबा इस्टेब्लिशमेंट है। बात बिल्कुल लगती है, बिल्कुल ऐसा ही है कि क्या इस हुकूमत में ये कैपेसिटी है कि वो इन तमाम मुज़ाकरात को कामयाब भी होने दे। बतौर गारंटर शायद इस्टेब्लिशमेंट का किरदार फिर भी लाजिम होगा। दूसरी जानिब हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आज सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने बड़ी बेताबी में अपनी एक्सपोस्ट में लिखा कि पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने दो टोक पॉलिसी बयान जारी कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी। तो शिबली फराज बराए मेहरबानी अपने कायदीन के साथ मुज़ाकरात करके पूछ लें कि पीटीआई आखिर चाहती क्या है। इधर से एनओसी मिल जाए तो हम भी तैयार हैं। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुकम्मल तौर पर इंदिया सामने और बेताबी नजर आ रही है, बेकरारी नजर आ रही है। हाँ, अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि अगर तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है तो इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। यानी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की गारंटी भी दे रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की भी गारंटी दे रहे हैं, जिनसे मुतल्लिक इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारी उनसे बात होनी चाहिए। तो इसका मतलब है राना सनाउल्लाह साहब या मुस्लिम लीग नून ऑन बोर्ड है। अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो किसी को भला क्यों एतराज़ होगा, ये कहना था राना सनाउल्लाह साहब का। राना सनाउल्लाह साहब बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ समझा रहे हैं। उनके बयान से यह अखज़ किया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में जाने के 10 अप्रैल 2022 के बाद से तहरीक इंसाफ के साथ जो जो वाक़यात हुए, मुकदमात हुए, गिरफ्तारी हुई, बानी पीटीआई के केसी सजाएं, ये तमाम का जिम्मेदार ना इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को ही ठहराते हैं। अब उन्हीं से मुज़ाकरात क्यों? और पीपल्स पार्टी कह रही है कि तहरीक इंसाफ डील मांग रही है और बहुत बेताब है डील के लिए। इसके अलावा चंद रोज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब से मुतल्लिक मनफी सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है, उस पर बात करनी। आज बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद एक्टिव हुआ है अपने एक जज से मुतल्लिक। एलामिया क्या है, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। तब तक मेहमानों से आपका तारुफ कराते चले। मुसर्रत जमशेद चीबा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान नून लीग के रहनुमा, शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंने ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब सच्ची सच्ची बोलिएगा, क्योंकि आप हमेशा सच्ची बोलते हैं। इसहाक़ डार साहब को वज़ीर आज़म बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? नीयत साफ है? मैं यर्ज कर रहा हूँ क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि मोहतरम इसहाक़ डार साहब का एक वसी तजुर्बा है और आपको मालूम होगा पिछली हुकूमत के अंदर भी जहाँ वज़ीर ख़ारिजा थे वहाँ साथ साथ बहुत सी ऐसी कमेटियां थी जिन कमेटियों की वो चेयरमैनी कर रहे थे और उनको पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इकोनॉमी की भी एक्सपीरियंस है और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो एंगेजमेंट है। और नवाज शरीफ साहब की जगह हमेशा आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब के साथ डार साहब मौजूद रहे हैं। और इस वक्त चूंकि जो मुल्क में एक हुकूमत है उसमें मुस्लिम लीग नून की 2/3 अक्सरियत तो नहीं है, ना सिंपल मेजॉरिटी है। तो इस मखलूत हुकूमत को, इस निज़ाम को, इस बंदोबस्त को चलाने के लिए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज्यादा उसकी एंगेजमेंट है एग्जीक्यूटिव साइड पे और इस मुल्क की गवर्नेंस के हवाले से, फॉरेन अफेयर के हवाले से भी। तो डार साहब को जहाँ फॉरेन ऑफिस दिया गया, साथ साथ मैं समझता हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा देके जो मुल्क में बाकी सियासी जमातें जो कोलिशन का हिस्सा है उन सबको एंगेज रखना, उनको कन्विंस रखना और उनको मैं समझता हूँ कि उस नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी, डार साहब की मौजूदगी जो होती है तो उससे यकीनी हो जाती है। अच्छा, यानी आप तो कह रहे हैं कि अच्छा डार साहब मौजूदा हुकूमत में एज अ डिप्टी वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इनको नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी समझे तो नवाज शरीफ साहब इनको अपने साथ लेकर चीन क्यों नहीं गए? क्योंकि खबरें ये हैं कि ये खुद जाना चाह रहे थे या इनको कहा गया था कि इसहाक़ डार साहब साथ जाएं, लेकिन उनको लेके नहीं गए। देखिए, मैंने महसूस किया कि नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह
कभी भी जब वो सरकार की किसी जिम्मेदारी पे नहीं होते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, तो वो कोशिश यही करते हैं कि किसी भी तौर पर उस वक्त की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या प्राइम मिनिस्टर है, मैं चीफ मिनिस्टर रहा, नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल में थे, जलावतन थे। उस दौरान मुझे 2 सालों में कोई सिंगल किस्म की कोई डिक्टेशन मुझे मेरे कायद की तरफ से नहीं आई। अच्छा। और इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वजीर आजम थे, उन्होंने एक मंसूबे के इफ्तिताह के लिए भी साथ नहीं आया है, ठीक ना है। कोई उन्होंने कोई उनको कोई अहकामात दिए। अच्छा, उन्होंने कहा यानी आपने वो खुद फैसले जो करने। एक इंप्रेशन और डेवलप डार किया साहब, जा रहा था कि मियां मोहम्मद देखिए, नवाज शरीफ चीन की हुकूमत के बाज़ाब्ता तौर पर दावत पर उधर जा रहे हैं, एक स्पेशल इनविटेशन पर उधर जा रहे हैं, तो ये तासुर गलत समझे बिल्कुल। ठीक, मैं समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब डार साहब को साथ लेके जाते तो ये कहा जाता कि जी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो कंप्रोमाइज है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के अख्तियार जो है वो नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इन ऑफिस की जो डेकोरम है, इन ऑफिस का जो इख्तियार है, इसका जो पब्लिक पोजीशन ठीक है, समझ गया। उसको कभी भी अच्छा हाफिज साहब, मैं अवामी सवाल को जरा और खोल के आपके सामने रख दूं प्लीज, मुझे क्योंकि फिर मैं दूसरी तरफ बढ़ जाऊंगा, मुझे उस अवामी सवाल को आपके सामने रखना है। ये भी गुमान किया जा रहा है कि डार साहब इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करेंगे, उन्होंने अपना ही नजर रखने के लिए बंदे को वजारत उज़्मा के ऑफिस में भेज दिया। ये भी खबर है डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब से भी मुतल्लिक है, उनकी नुमाइंदगी हो रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इसलिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी वाइब्स हैं क्योंकि वजीर दाखिला भी हमने देख लिए, वजीर खारजा भी हमने देख लिए, तो ये उसी तरह की इंडक्टमेंट तो नहीं है। नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, आप मत भूलें कि डार साहब के गुज़श्ता 3 हुकूमतों के अंदर जो रोल रहा है, और मैं समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट का तो कह देना, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होना, ये अल्लाह को बेहतर मालूम है, हमें मालूम नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन डार साहब बजात खुद एक हमजहत शख्सियत है। ठीक है। ये मत भूलें कि डार साहब का जो फॉरेन जो रिलेशंस के साथ जो ताल्लुक उनका है, इंटरनेशनल मामलात में भी, अच्छा, और इंटरनल पार्टी के हर पार्टी की लीडरशिप के साथ उनके बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं। ठीक है। और बड़ा एहतराम का और बड़ा नहीं, समझदारी ये तो के आप खबर दे रहे हैं ना, ताल्लुकात हर उनके हैं। पार्टी की लीडरशिप के मैं साथ समझता उनके कि ताल्लुकात हैं, आपको तो यानी मफाहमत वाली अगर पॉलिसी पे चला जाएगा तो डार साहब का किरदार बहुत अहम होगा। ठीक है, हमने सही मतलब और बिल्कुल पॉजिटिव मतलब निकलता आपकी गुफ्तगू का। हाफिज साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब। जी सर, मैं आता हूं हाफिज भाई, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, मैं दोबारा आता हूं मुसर्रत साहबा। मुसर्रत साहबा, एक तो सबसे पहले नून लीग खानदान से कब निकलेगी, क्योंकि इस पर यही है कि पूरी नून लीग में से एक ही शख्स इतना सीनियर है, एक ही शख्स है जिसको तमाम पार्टी के साथ जिसके ताल्लुकात हैं, एक ही शख्स है शरीफ फैमिली में के अंदर जो इन मामलात को बड़े आसान तरीके से चल सकता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काम में बहुत मददगार हो सकता है। आपको इस पर किसी किस्म का कोई इतराज़ तो नहीं कि नून लीग किसी और को डिप्टी वज़ीर आज़म क्यों नहीं लेके आ सकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हमें एतराज़ करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस तरह के इकदाम उठा के जो इनका वोट बैंक जो कि चंद फैमिलीज़ के ऊपर रह गया, ये उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। जो इनकी अपनी पार्टी के अंदर जो रहनुमा है, आप देखें शाहिद खाकान अब्बासी एंड मिफ्ता एंड इवन गाहे बगाहे सलमान ख्वाजा साद रफीक भी इस चीज को डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि तो आसिफ करमानी भी शामिल हो गए, फैमिली अपनी। जी, अब तो आसिफ करमानी साहब भी शामिल हो गए। अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि इसमें उसकी वजह यह है कि उसमें जो कोई भी सियासी अक्लमंद सियासी जमात होगी, वो इनकी इस तरह की खामियां जिनसे अपनी इनके पार्टी के कारकुनान, इनके पार्टी के इवन लीडर्स वो इनसिक्योर होंगे या वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा होगा, तो हमें क्या जरूरत है पॉइंट आउट करने की? पब्लिक है ना इस चीज को समझने के लिए, और स्पेशली जो PMLN का वर्कर, वोटर, सपोर्टर, उसमें मायूसी की लहर क्यों दौड़ी है? क्यों आज जो पंजाब की जमात थी वो अपनी सीटें भी एक्चुअली तो नहीं बचा पाए? अगर फॉर्म 47 की कुमक ना आती तो आपको पता है नवाज साहब, मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा, इवन ये पूरा खानदान हारा है अपनी सीटें। एक्चुअली उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि ये अपनी जात, अपने खानदान, जाति उम्रा की जो हदूद है उससे आगे नहीं सोचते, और ये किसी भी पार्टी को खत्म करने के लिए। अच्छा, मेरे 2 सवाल इस फेज में आपसे और करने, मुझे क्विक आंसर कर दें मुसर्रत साहबा। 2 सवाल मुझे आपसे इस वाले हिस्से में करने हैं। एक तो पहले बताइएगा आपका क्या गुमान है
इसहाक डार साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की कि एस्टेब्लिशमेंट की? देखें, इनफैक्ट मियां साहब की अगर उस कॉल को देखें जो उन्होंने एक स्पीच में बात की थी कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था, तो प्रैंक तो इस दफा उनके साथ हुआ है। जब सगी बेटी और सगा भाई कर सकता है तो व्हाई नॉट, क्या ये डार साहब का हक नहीं है? तो इस बात में आप जो भी आपको मतलब निकालना है निकालें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ये जो भी मुज़ाकरात और मुफाहमत की जो लहर चल रही है ना, इरफान सदीकी साहब की शक्ल में और राना सनाउल्लाह साहब की शक्ल में, इस लहर में बहुत बड़ा किरदार होगा इसहाक डार साहब का, तभी उधर सऊदी अरब में और इधर नोटिफिकेशन कैबिनेट कमेटी से आ गया। देखिए, मेरा ये मानना है कि देखिए, जहां तक पीएमएलएन है तो पीएमएलएन के अंदर ये जो साजिशी कल्चर और एक दूसरे से आगे बढ़ना, लेट डाउन करना, ये थोड़ा सा इस खानदान ने खुद इसको प्रमोट किया। तो मैं ज्यादा उनकी इंटरनल मामलात पे कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। जो उनकी पब्लिक परसेप्शन है वो बहरहाल यही है जो इस वक्त हुआ कि नवाज शरीफ साहब को लाया क्यों गया, जो वो खुद भी पूछते फिर रहे हैं, और जो कुछ लोग जो वाबस्ता थे पीएमएलएन के साथ, ये उनका भी बहुत बड़ा कंसर्न है। और जिस तरह से हुआ, जो कुछ हुआ, वो आप सबको पता है कि ग्राउंड रियलिटी उनको नहीं बताई गई। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि ये जमात, देखो मेरी बात सुनो, अरबों रुपए लगाने के बाद भी इनके कोई जलसे स्पीचेस सुनने को नहीं आता था। जब नहीं आता था तो मियां साहब को झूठ बताए गए, वो सब ने इज्तमाई झूठ बोला कि आप आएंगे तो एक ठाठे मारता समंदर होगा, उनको तोता उड़ा के खुश कर दिया गया या कबूतर बिठा के। बट इनफैक्ट रियलिटी वही थी जो 8 फरवरी को अवाम ने इनके साथ किया। और फिर उससे भी बड़ी उनको शर्मिंदगी उठवाई गई। क्यों उठवाई गई, फैमिली उसमें शामिल थी या नहीं, आई डोंट नो। ये ज्यादा कमेंट है कि ये पीएमएलएन के लोग करें कि एक ऐसी जमात जो 17 सीटें भी कुल मिला के नहीं जीती पूरे मुल्क में, उसके लीडर को विक्ट्री स्पीच करवाना, किसने उनको मजबूर किया, क्यों की उन्होंने? और फिर आपने सुना और देखा कि वो काफी दिनों तक डिप्रेशन में रहे, और ये डिप्रेशन मीडिया ने आप सब लोगों ने रिपोर्ट किया कि आपको ऐसा लग रहा है कोई मिला पाए कि नून लीग की कुछ मजबूरियां हैं। चले मजबूरियों पे बात कर लेते तो पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी साहब आए। शाहिदा रहमानी साहब, आपके लिए कितनी अचंभे की और बड़ी खबर थी, क्योंकि जो डील और मामला तय हुए थे। मैं सिर्फ इस पे कमेंट कर लूं, इफ यू अलाउ मी। मैं आगे बढ़ा था जी। मुसर्रह साहब बताएं प्लीज, आप फिनिश कर लें प्लीज। जी देखें, ये जो पीएमएलएन है ये मुजस्समा है मजबूरियों का। जब आपने इतने बड़े लेवल पे करप्शन की हो, केसेस माफ कराने हो, तो मजबूरियों के बगैर तो एक कदम नहीं उठाया जा सकता। यही वजह है कि वोट को इज्जत दो से फिर किसको इज्जत दे रहे हैं आजकल। थैंक यू जी। ठीक है जी। शाहिदा रहमानी साहब, आपके लिए कितनी हैरानकुन खबर थी ये डिप्टी वजीर आजम का नोटिफिकेशन आना इसहाक डार साहब के लिए? क्योंकि सदर हमारा, वजीर आजम आपका, चेयरमैन सेनेट हमारा, स्पीकर आपका, यहां तक तो था 2 सूबों की गवर्नरशिप आप लगाएंगे, 2 की हम लगाएंगे, इतना तो समझ आ रहा था। तो आपके लिए हैरानकुन थी कि ये भी डिसाइड था पहले? देखिए, डिसाइड कुछ भी नहीं था। जो चीज़ें तय हुई वो सबके सामने थी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, सेनेट चेयरमैन का, जैसे आपने तस्करा किया, गवर्नर्स एंड ये सारी चीज़ें तय थी। और इसके अलावा रही बात, पीएमएलएन इस वक्त हुकूमत में है, इक़्तिदार में है, कैबिनेट उनके पास है, प्राइम मिनिस्टर उनके पास है, और हमने मुकम्मल इख्तियार इसीलिए दिया और हम सपोर्ट करें क्योंकि इस वक्त मुल्क को जो माशी बहरानों का सामना है, जो सियासी बहरान का सामना है, और इस वक्त बागडोर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है और वो इसको लेकर चल रहे हैं। अब इस वक्त इस मुल्क को माशी बहरानों से निकालने के लिए वो जो फैसला करेंगे उसके साथ मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हम इस पे ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकते कि कोई फैसले को आप सपोर्ट करती है, आपकी जमात इस फैसले को सपोर्ट करती है? जी देखिए जी, जमात की जहाँ तक बात है, हमने मुकम्मल तौर पर इस वक्त हुकूमत को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क को जिन बहरानों का सामना, इलेक्शन हुए 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, और ख़ुद इनके अपने पीटीआई के सदर जो आरिफ अलवी साहब थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो मुल्क को सियासी और माशी बहरानों का सामना है, तो हमें चाहिए कि हम तमाम पार्टीज़ के मैंडेट का एहतराम करते हुए, जिसको जो भी मैंडेट मिला अवाम ने दिया, उसका एहतराम करते हुए आगे बढ़ें। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। इस वक्त पॉलिटिकल जमातों के साथ सियासी मुज़ाकरात होना ज़रूरी है, और यही वजह है कि बारहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब बारहा ये दावत दे चुके हैं कि आए मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए हम सब डायलॉग करें।
बजाय इसके कि वही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना जो 2018 में जो लेकर आए, इस मुल्क को में मुसल्लत किया, और वो आपने देखा कि तबाही बनकर सुनामी बनके पाकिस्तान को जो नुकसान मशवरा मान लिया ना जी, फिर आज वो शाहिदा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरा। आसिफ अली जरदारी साहब का मशवरा मान लिया ना, मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह खान सिद्दीकी साहब, यहाँ से शिबली फराज साहब, अब ये मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो आपका सिर्फ मशवरा नहीं है ना, उस पर थोड़ा फेल भी अदा करना है, तो जरदारी साहब को किरदार क्यों नहीं अदा करते आप? देखिए, जरदारी, जहाँ तक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की बात है, बिल्कुल वो रिकन्सिलेशन की जो बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पॉलिसी थी उसको लेकर चले। 2008 से 13 तक हम सादा अक्सरियत में थे, लेकिन हमने मुफाहमती पॉलिसी के तहत 18th अमेंडमेंट जैसे तारीख साज काम भी करके चले गए। और हमेशा में सियासतदानों से मुज़ाकरात होते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। सियासत की इसीलिए जाती है। अब वो लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो पार्लियामान की बात करते हैं, अगर और फिर वो अमली तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़कर अगर चलना चाहते हैं जिस तरह वो आए हैं, तो ये सबके लिए ये कोई वो नहीं है। ये अचंभे की बात ये है कि ये हमेशा यही चाहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट लाए इक़्तिदार में, जैसे पहले लेकर आई थी। अच्छा। अब भी उसी तरह से। तो इस्टेब्लिशमेंट आप समझती हैं कि 9 मई भूल जाएगी? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं, 9 मई को जो किया ये पॉलिटिकल लोग हैं नहीं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, और हमेशा इन्होंने गैर जमहूरी रवैये अपनाए। आप देखें कि एक सूबे का वज़ीर आला कहता है कि मैं इस्लामाबाद पर आकर कब्ज़ा कर लूँगा, और इससे पहले भी इन्होंने जिस तरीके से आपने देखा 2014 में धरना दिया, रेड जोन के अंदर आए, फिर पार्लियामान पर हमले किए, इदारों पे हमले किए, ये सारी चीज़ें पूरी कौम ने देखी है। ये चाहते हैं कि सिर्फ हम इक़्तिदार में इस्टेब्लिशमेंट ला के हमें बैठा दें, हम इस मुल्क को लूटें। तो मैं नहीं समझती हूँ, पहले इनको अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए अदालतों में। इन्होंने हमले किए, सबकी फुटेजेस हैं, वीडियोज़ हैं कि इन्होंने शहदाओं के यादगारों को भी नहीं, वो तो सामना खैर कर ही रहे हैं, हमारे इदारों वो तो खैर ये सामना कर ही रहे हैं। मैं हाफिज साहब करूँ। हाफिज साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की इस दावत को एक सर्टन लेवल पर जाके तब कबूल भी कर लिया है, तो अब सिर्फ ये बता दें, नून लीग भी इसरार कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, सेल्फलेस लोग हैं, और उनको मुज़ाकरात में किसी किस्म का कोई एतराज़ भी नहीं, वो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपको इजाज़त मिल गई है सारी इस्टेब्लिशमेंट से, चाहे 9 मई हो, चाहे दीगर तमाम मामलात हों, चाहे केसेस हों, जो असीर रहनुमाएँ वो हों, जितने भी हों, उन तमाम पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उन तमाम को भूला जाए? ठीक है, मैं बात सुने कि एक तो ये जो गवर्नेंस है मुल्क को चलाना एक सीरियस अमल है। जैसे मेरी बहन शाहिदा रहमानी साहिबा फरमा रही हैं, पाकिस्तान एक सीरियस क्राइसिस का शिकार है। ये पूरी दुनिया में मुत्तफिक अलई है कि पूरी दुनिया की जिस मुल्क की मईशत भी संभली है ना, वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आता। ठीक है, ये पुरानी जो ट्रेडिशनल सियासी जमातें, उनको इस बात की समझ बूझ है। बाकी ये जो पीटीआई एक जमात जो बनाई गई थी, बदकिस्मती से इस जमात ने आज तक अपने अलावा किसी को सियासी जमात तस्लीम नहीं किया। ठीक है, एक कल्ट है। अब आप मुझे ये बताएं, आज मुल्क की जो स्टॉक एक्सचेंज 73,000 तक पहुंचा, इंडिकेटर आपके बेहतर हो रहे हैं, फंडामेंटल बेहतर हो रहे हैं। कोई हुकूमत यही चाहेगी कि महादारी कम हो, और एक सियासी जमात है जैसे भी है पीटीआई जो आज पूरी तहरीक है, हम समझते हैं हम सियासी लोग हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम हाफिज साहब यही तो रंगी, ये तो पिछले 48 से 72 घंटों में आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। 72 घंटे पहले तक क्यों नहीं था? अब आप तो कल्ट कह रहे हैं, कहा जाता था इमरान खान का वजूद ही पाकिस्तान के लिए खतरा है, ये गैर मुल्की साजिश कर रहा है, ये गैर मुल्की एजेंट है, इस बंदे के वजूद की वजह से ही पाकिस्तान, और पूरी जमात के हवाले से जो आप लोगों ने कहा, सिर्फ 72 घंटे में आप लोग की टोन इतनी क्यों बदली है? ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बहुत सीरियस एफर्ट के लिए और बहुत सीरियस ख्वाहिश के साथ कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुन लें। ये हमारा इलेक्शन के दौरान भी, अगर आप नवाज शरीफ साहब की जो विक्ट्री स्पीच थी जिसको ये तनकीद कर रही मेरी बहन, उसमें उन्होंने क्या कहा था, इस मुल्क की जितनी भी सियासी जमातें, सारी कुव्वतें मिल के इस मुल्क को ठीक करेंगी। ठीक है, हमने डे 1 से बातचीत का दरवाजा खुला रखा। हम एक सियासी जमात है। ठीक है, मैंने कहा अगर हमारी और पीपल्स पार्टी की इतनी शदीद तरीन लड़ाई के बावजूद हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर सकते हैं, हमें समझ आ गई
पीटीआई को समझ नहीं आई है। आज भी हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। कि आप मीर जाफर और मीर सादिक कहने वाले, इस ठीक मुल्क है। की जो है वो जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउसेस पे हमले करने वाले, आज वो कह रहे हैं कि हम सियासी कुव्वतों से बात नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, फौज से बात करेंगे। तो आप अंदाजा लगा लें ये कोई सिविल सुप्रीमेसी वाली जो है वो जमात नहीं है, ठीक ये है। कल्ट के पीछे फिरने वाली जमात है। हमारी कोशिश है, हमारा फर्ज है, जैसा तैसा भी उनके पास मैंडेट है, उस मैंडेट का एहतराम किया जाए और उनके साथ बातचीत की जाए। बातचीत जो है वो रिहाई के लिए नहीं, 9 मई के लिए नहीं, बातचीत मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए। ठीक है। अगर उनके साथ कोई गलत हुआ है तो कानून के मुताबिक उसको ठीक किया जाए, ठीक है। और अगर सही हुआ है तो कानून के मुताबिक उनको सजाएं भुगतनी बिल्कुल चाहिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर राना अच्छी सनाउल्लाह को भी ये तैयारी बात करके समझाए आप ना, बिल्कुल ही राना सनाउल्लाह साहब को भी बात समझे कि मुज़ाकरात हो तो कोई शक नहीं कि इमरान खान के तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये बताते खुद स्टेटमेंट ऐसी है कि जितने भी मुकदमात हैं सियासी हैं। राना साहब को भी थोड़ी एहतियात से बोलने को कहें। आप तो कह रहे हैं कि कानून का सामना करें, केसेस भुगतें। मैंने सुनी है, राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि बातचीत के लिए तैयार हो जाएं और तमाम इश्यूज पे बातचीत होगी। अगर उसमें उसकी रिहाई का कोई इशू है वो भी बातचीत के जरिए, यानी आपके कोई कानूनी नुक्ता नजर के जरिए रिहाई मिल सकती है ना जी। अच्छा, ठीक है। अगर एक बंदा ये कहे कि मैं रियासत पे करूंगा, ठीक है। आपने अभी बताया कि उनका जो चीफ मिनिस्टर है केपीके का गंडापुर था, जी जी। यानी अगर आप बताएं इनके यहाँ म्यार ये इस तरह के लोगों को चीफ मिनिस्टर लगाना जरूरी है, इसहाक डार साहब जैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो कंडेम economist किया, हैं, पूरी जमात जो ने पूरी कंडेम दुनिया किया में सर। ताल्लुक रखते हैं। पूरे मीडिया ने कंडेम किया, पूरी जमात ने कंडेम जी। किया कि उनको होश के नाखून लेने चाहिए। फिर कहा गया सियासी स्टेटमेंट थी, लोगों के साथ और इंटरेक्शन को बहाल रखना था, यौम तासीस था, हर लिहाज से कंडेम किया गया अली अमीन गंडापुर को। देखिए ना, कंडम काफी नहीं है। मैं एक सूबे का चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, छोटे से सूबे का। क्या करें फिर? अगर मैं ये स्टेटमेंट देता तो सलूक होना था। आप बताएं फिर अगर फिर उसके ऐसा करें, बावजूद मरियम उसके नवाज खिलाफ साहबा का केस- क्या करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या करें, आसिफ अली जरदारी साहब का क्या करें, नवाज शरीफ साहब का क्या करें? ये सब जब इनको मौका मिला है तब इन्होंने माशाल्लाह बहुत कुछ कहा। नहीं, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद कब्जा करेंगे, हम सियासी जदोजहद करेंगे। एक ने ये बात कही है। ठीक है, मैं जरा वाकई हुकूमत के ठीक खिलाफ है। धरना दे सकते हैं, ये ठीक है, उसकी मैं आ जाता हूं, जिस मुशर्रफ शख्स साहब के ने पास आता हूं ना। आप ठीक है सर। टोटल हफीज सोच साहब, ये है कि मैं इमरान खान को खुश रखूं, ठीक है, को खुश रखने के लिए ठीक है। पाकिस्तान को तोड़ने की भी बात की जाए तो वो ठीक 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 है। मैं मुशर्रफ साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगी हफीज साहब को? क्या बेसिकली इमरान खान साहब को खुश रखने के लिए अली अमीन गंडापुर इस तरह की बात करें? दूसरा साथ ही इस सवाल का भी जवाब दे। वही इस्टेब्लिशमेंट है जी जिसके हवाले से कहा जाता है कि हुकूमत मैंडेट चोरी करके उनको लाया गया। खैर, कठपुतली तो आप लोगों को भी माजी में कहते रहे, अब उन्हीं से मुज़ाकरात करने हैं, क्या बात करेंगे? जी, सबसे पहले तो देखें, मैं इनको मुल्क तोड़ना या इस्लामाबाद के ऊपर प्रैक्टिकली जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडे सोटे लेके हमला करने वाले कल्ट, खुद आज एक सबसे बड़ी सियासी जमात को जिसको इस मुल्क की 93% पॉपुलेशन वोट दिया पसंद करती है, उनके खिलाफ इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स देना, और वो भी एक इतने सीनियर बंदे की तरफ से जो कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर रह चुके हो एक नेशनल टीवी के ऊपर, ये भी कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें प्रैक्टिकली जिन्होंने किया, पाकिस्तान में पहली दफा किसी सियासी जमात के जलसे के अंदर सिटिंग आर्मी चीफ, जनरल्स, सिटिंग डीजीआई, जजेस की तस्वीरें ना सिर्फ लगाई गई, उनको बहुत ज्यादा जिस तरह से क्रिटिसाइज किया गया वो सबके सामने है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखें मैंने खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ साहब के जो स्पीच का कंटेंट था, विक्ट्री स्पीच का, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। मेरा नुक्ता नहीं समझे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि एक जमात जो हार गई थी, क्योंकि उनकी विक्ट्री स्पीच उसी दिन शाम को तैयार होके बैठे हुए थे, उन्होंने 2/3 मेजोरिटी की, चूंकि दिन के वक्त जब वोट डाला था डिमांड भी की थी हाथ जोड़ के, आई डोंट नो किससे, और लेकिन जब वो नहीं हुई, उनको पता लग गया, वो सारे चेहरे आपने, आपके चैनल ने, सारे मीडिया ने रिपोर्ट किए, जब उनको पता चल गया कि वो हार गए हैं, 48 घंटे तक एफर्ट होती रही, फिर उनको मनाया गया, उनसे विक्ट्री स्पीच जबरदस्ती इसलिए करवाई गई, उनको पता था वो खुद अपनी सीट भी हारे हैं। मेरा मतलब ये था कहने का, मेरा मतलब कंटेंट नहीं था। मुफाहमत की बात सबको करनी चाहिए, और अगर हम नहीं करेंगे, मेरी मुराद पॉलिटिकल फोर्सेस, तो कौन करेगा? इस मुल्क को आज तक
तकसीम दर तकसीम किया जाता रहा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं, तो ये भी कोई जोड़ने की बात आप नहीं कर रहे कि ठीक है। वैसे मुशर्रफ जमील साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सियासी जमातों का साथ बैठना शुरू होगा, लेकिन आपकी चेन ऑफ कमांड के अंदर ना फ्रेंड्स है। सुबह एक बंदा एक स्टेटमेंट देता है, दोपहर को कोई दूसरा शख्स एक स्टेटमेंट देता है, शाम को एक और देता है, बड़ी कंफ्यूजन सी है। क्या ये सोची समझी बाकायदा तौर पर स्ट्रेटेजी के तहत है? हमने बहुत से सवाल करने हैं और ब्रेक के बाद शाहिदा रहमानी साहब के पास आएंगे, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पिछले चंद रोज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार से मुतालिक मनफी सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। इसका आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब भी दिया और एलामिये की सूरत में दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एलामिये में कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ झूठी, बदनीयती पर मबनी और तौहीन आमेज सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है और इनकी खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट किया गया है। यही नहीं, जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया और बच्चों के सफरी दस्तावेजात और निजी मालूमात बेबुनियाद इल्जामात के साथ फैलाई जा रही है। यानी इदारा रिस्पॉन्ड कर रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान के सिवा किसी मुल्क की शहरियत कभी भी नहीं थी। अदालत ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फिर हार्वर्ड स्कूल से ग्रेजुएशन की है। उन्होंने अमेरिकी लॉ फर्म के साथ बतौर वकील काम किया। अमेरिका में जस्टिस बाबर सत्तार को गैर मामूली सलाहियतों पर मुस्तकिल शहरियत यानी ग्रीन कार्ड दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार 2005 में अमेरिका से पाकिस्तान आए और तब से पाकिस्तान में ही काम किया और मुकीम है। जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया बच्चे पाकिस्तान और अमेरिका की दोहरी शहरियत रखते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के अहले खाना 2021 में उनके जज मुकर्रर होने पर वतन वापस लौटे और अब इस्लामाबाद में ही मुकीम है। इन्होंने अपनी तकर्री पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपनी अमेरिकी शहरियत से आगाह किया था, यानी ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक आगाह किया था। जस्टिस की वालदा मौलमा है, 1992 से रावलपिंडी में अपना स्कूल चला रही है और जस्टिस बाबर सत्तार का अपनी वालदा के साथ स्कूल और इसकी इंतजामिया में से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जज तकर्री से पहले जस्टिस बाबर सत्तार की लॉ फर्म वालदा के स्कूल की लीगल एडवाइजर थी, जिसका मुआवजा लिया जाता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एलामिये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार के असासे पाकिस्तान और अमेरिका में है, जो टैक्स रिटर्न्स में भी जाहिर है। जस्टिस बाबर सत्तार के असासों की स्क्रूटनी जुडिशल कमीशन में उनकी तैनाती से कबल हो गई थी। जस्टिस बाबर सत्तार के असासे वरासती हैं और कुछ इन्होंने बतौर वकील भी बनाए हैं। जज बनने के बाद कोई असासा नहीं बनाया। जस्टिस बाबर सत्तार किसी कारोबार की इंतजामिया से भी मुंसलिक नहीं। उन्होंने ऐसे किसी केस की समाअत नहीं की जो उनके खानदान से मुतल्लिक हो। एलामिया में मजीद यह भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की पासदार है और शफाफियत के लिए ये एलामिया जारी किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम उस वक्त शुरू की गई जब उन समेत दीगर 5 जजेस ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। और यह पहली मर्तबा नहीं हो रहा। इससे पहले मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने जब फैजाबाद धरना केस में इदारों के रोल की निशानदेही की थी तो उनके खिलाफ भी इसी तरह पहले सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई थी, बल्कि उस वक्त की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ रेफरेंस भी भेजा था। इन मामलात पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले शाहिदा रहमानी साहबा, मुझे यह बताइएगा शाहिदा रहमानी साहबा, बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, क्या इसकी वजह भी वही लगती है? इदारों में मुदाखलत के हवाले से उन्होंने केस टेकअप किया है, आवाज उठाई है, या आपको कुछ और वजह लग रही है? देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि आप हर एक के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया ट्रायल होता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, खा वो एंकर्स हो, सहाफ़ी हो, जर्नलिस्ट हो, आम काम करने वाले हों, जजेस हों, किसी को भी अगर हम इस तरह करते हैं तो उसकी सोशल मीडिया कैंपेन उसके अगेंस्ट चलाई जाती है। इस तरह की ख़बरों को मैं समझती हूँ कि इस पे क़वानीन सख्त से सख्त होने चाहिए, क्योंकि अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जिस तरीके से मीडिया है और इसी का दौर है, तो पार्लिमान के काम है कि इसमें लेजिस्लेशन की जाए इस तरह की कि उसमें सख्त से सख्त इक़दाम हो। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई झूठी खबर चल रही है, झूठा मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम होने चाहिए। और साइबर क्राइम इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आप देख रहे हैं कि इस सिलसिले में काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार भी किया जाता है। अब ये कहाँ तक सही है, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बयानिया जारी कर दिया है और उनको डिक्लेयर कर दिया है। इस तरह हर इदारे को चाहिए कि अगर किसी के भी कोई और जज क्यों नहीं, इदारे में काम करने वाले के खिलाफ मैं शाहिदा साहबा ये बात कर रहा हूं, कोई और जज क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, बात ये नहीं कि कोई और जज नहीं। अभी आपने खुद बयान फरमाया कि इससे पहले भी जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो कुछ हुआ आपके सामने है, किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि उनके साथ उनको रेफरेंस भेजा गया
उनकी मिसिस के साथ जो कुछ हुआ, पूरी कौम ने देखा ठीक कि है। ये आज नहीं, जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को शहीद किया गया और एक झूठे कत्ल केस में, तो उस वक्त भी अदलिया का एक मुतनाज़ा किरदार था, और आज उसको ठीक है। 44 साल के बाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ मिला कि एक ठीक वो है। नाकर्दा गुनाह में उनको फांसी लगी। यानी तो गुर्रे इस तक तरह का जाना चाहिए अदलिया ना। के साथ आपको पता है कि जब तक अदलिया एक आज़ाद इदारे के तौर पर काम नहीं करेगी और इसमें इस तरह की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो अदलिया किसी दबाव का शिकार रहेगी। ये तो जजेस का काम है कि ठीक विदाउट है। पार्टी एफिलिएशन, विदाउट किसी दबाव के वो फैसले दें। ठीक है सर साहब, आप जरा थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि चंद रोज कबल नदीम अफजल चंद साहब जो आपकी काबीना के हिस्सा थे, उन्होंने कहा था कि बानी पीटीआई कभी भी नहीं चाहते थे कि बाबर सत्तार साहब को जज लगाया जाए, ये हमारे खिलाफ लिखता है, बोलता है। क्या ये बात दुरुस्त है, क्योंकि आप भी बानी पीटीआई के बहुत करीब थी? देखें, ये जो इस वक्त जिस कैंपेन की बात हो रही है या जो इस वक्त बात हो रही है, उसको इसके साथ मिक्स करना एक अजीब सी बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखें, ये एक मखसूस तबका जिन्होंने एक ऐसे जज को टारगेट किया जो आप सबको पता, आपने पहले ही इशारा दे दिया, और सिर्फ उन्हें टारगेट किया और उनके खिलाफ एक घटिया किस्म की कैंपेन की। और फिर अफसोसनाक बात यह है कि पहले ही मीडिया पाकिस्तान के अंदर कितना आज़ाद है, और फिर और कितना पाबंदियां लगाई जाएंगी मीडिया के ऊपर, और मीडिया के ऊपर ही बैठ के मेरी बहन ने कितनी आसानी से कह दिया कि मजीद काले कवानीन बनाए जाएंगे। भाई, जो ये कर रहे हैं उनको फिक्स करें। मजीद आप इस मुल्क के अंदर जितनी घुटन है, अब सोचे ट्विटर आज भी बंद किया हुआ है, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों का रोजगार वाबस्ता है। आपने ऑलरेडी लोगों को महंगाई, कमर तोड़ महंगाई करके लोगों का रोजगार छीन के और लोगों की रोजी रोटी जिस तरह से बंद की, और मजीद अगर कोई एक आध कुशन यूथ के पास रह गया हुआ तो उसको भी खैर से आप खैराबाद कहें। मगर एहतियात का दामन जरूर हाथ में रखना चाहिए, लेकिन ये कोई नई सरिश नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का घेराव और उसके बाद धरना, इलेक्शन कमीशन का घेराव और उसके बाद धरना, ये तमाम चीजें हमने मानी। जी बहुत शुक्रिया। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं थी। हाफिज हफीजुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाहिदा रहमानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।